ऑलराइट बच्चों, रोज की तरह आज भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले सेशन में दिया हुआ होमवर्क प्रॉब्लम। पिछले सेशन में मैंने आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम ये वाला दिया था। ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं दोबारा समझा रहा हूं। एक यू ट्यूब है, आपको ये दिख रही है, यू शेप की ट्यूब है। लेकिन ये जो यू ट्यूब है थोड़ी सी अलग टाइप की है। नॉर्मली यू ट्यूब में जो दो लिम्ब्स होती हैं वो एक जैसी होती है, लेकिन इस वाली यू ट्यूब में लेफ्ट वाली लिम्ब पतली है, राइट वाली लिम्ब चौड़ी है। राइट वाली लिम्ब आप देख रहे हैं थोड़ी ज्यादा चौड़ी है। तो लेफ्ट वाली जो लिम्ब है उसका एरिया A1 है, राइट वाली जो लिम्ब है उसका एरिया A2 है। इसमें मरकरी भरा है। अब हम ये A1 एरिया वाली लिम्ब में पानी डालते हैं तो पानी मरकरी के ऊपर इकट्ठा होता जाता है। और आपको ये डेटा मैंने दिया था कि पानी हमने जो डाला है वो 27.2 सेंटीमीटर हाइट तक डाला है। तो ये जो A1 एरिया वाली लिम्ब है उसमें 27.2 सेंटीमीटर हाइट तक हमने पानी भरा। पानी भरोगे तो ये जो मरकरी के ऊपर जब पानी आएगा तो मरकरी इधर से थोड़ा नीचे दबेगा और दूसरी तरफ से थोड़ा ऊपर उठेगा। तो आपको दो बातें फाइंड करनी है। पहला, दूसरी तरफ से मरकरी कितना हाइट राइज होगा, एक तो ये फाइंड करना है। सेकंड ये फाइंड करना है कि दोनों साइड जो लिक्विड भरा है उसमें जो लिक्विड का फाइनल लेवल है उसका डिफरेंस क्या है। ये दो चीजें फाइंड करनी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो यू ट्यूब है उस यू ट्यूब में दोनों लिम्ब्स एक जैसी बताई गई थी, और यहां पे फर्क सिर्फ ये है कि लेफ्ट वाली जो लिम्ब है वो पतली है, राइट वाली लिम्ब मोटी है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम। तो मैं प्रॉब्लम इरेज करूंगा सॉल्यूशन समझाने के लिए। ऑलराइट, तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, तो हमने पानी भर दिया। ये हमने पानी भर दिया। तो ये जो पानी भरा है इसकी हाइट हमें बताई हुई है h, और ये हमने वाटर फिल किया है। वी हैव फिल्ड वाटर, और इसके नीचे ये मरकरी है। और पानी भरने के कारण मरकरी का लेवल नीचे आ गया। तो मान लेते हैं Y2 लेवल नीचे आया, और एक तरफ से Y2 नीचे आया तो दूसरी तरफ से लेवल ऊपर चढ़ा। इधर जो दूसरी साइड है ये लेवल ऊपर चढ़ गया, और ये जो लेवल ऊपर चढ़ा है मान लेते हैं कि ये Y1 हाइट चढ़ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि दूसरी तरफ जो लेवल चढ़ा है वो कितनी हाइट चढ़ेगा, यानी कि Y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पहला टास्क है। तो चलिए Y1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सारे प्रॉब्लम्स एक ही तरीके से होते हैं, प्रेशर वाले सारे प्रॉब्लम्स पास्कल लॉ से। आपको सीधे सीधे पास्कल लॉ लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। क्या आपको पास्कल लॉ याद है? कर लो याद, अगर नहीं याद है तो मैं बोल रहा हूं पास्कल लॉ। सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। तो अगर सेम लिक्विड है तो उसके सेम लेवल पर जितने पॉइंट्स हैं सब पर सबका प्रेशर सेम होता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो देखिए हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट हम ये ले रहे हैं और इसको हम A पॉइंट नाम दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसी के सामने ले रहे हैं B पॉइंट। तो ये पॉइंट है A पॉइंट, दूसरा पॉइंट है B पॉइंट। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में पास्कल लॉ कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है। तो ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, क्या ये सेम लिक्विड के अंदर है? आंसर इज हाँ।
मरकरी के अंदर ही बी पॉइंट भी है, मरकरी के अंदर ही ए पॉइंट भी है। तो ये जो ए और बी पॉइंट है ये सेम लिक्विड के अंदर है। क्या ये सेम लेवल पर है? आंसर इज यस। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का लेवल भी सेम है। तो जब लेवल सेम है, लिक्विड सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा। तो इक्विलिब्रियम में जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर बी पर भी होगा। अब चलो ए पर देखें क्या प्रेशर है। तो ऊपर से तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेफ्ट वाली लिंब में भी होगा, राइट वाली लिंब में भी होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो रहना ही है। तो ए पॉइंट पर जो प्रेशर है, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, और ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है पी नॉट प्लस पानी भरा हुआ है एच हाइट। तो एच हाइट पानी का प्रेशर एच रो जी, और ये जो रो है वो डेंसिटी किसकी डेंसिटी है? वाटर की। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है, ए पॉइंट का इट इज पी नॉट प्लस एच हाइट पानी का प्रेशर। एच हाइट का पानी का प्रेशर, पानी का प्रेशर एच रो जी फॉर्मूले से निकालते हैं, और ये रो वाटर का है। अब बी पॉइंट पर चलो, तो बी पॉइंट पर कितना प्रेशर है देखो। तो ये जो बी पॉइंट है इस पर एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पी नॉट, और बी पॉइंट के ऊपर पूरा मरकरी भरा हुआ है। कितनी ऊंचाई तक मरकरी है? y2 प्लस y1। तो y2 प्लस y1 हाइट मरकरी का प्रेशर। तो बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस y2 प्लस y1 हाइट मरकरी का प्रेशर। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हुआ, तो बचा क्या? दोनों तरफ g से g भी कैंसिल होगा, तो मैं सीधे लिख रहा हूं y1 प्लस y2 की वैल्यू आती है h इंटू रो वाटर, g कट जाएगा, h इंटू रो वाटर, और ये मरकरी की डेंसिटी इसमें डिवाइड हो गई, और इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, तो कितनी इक्वेशन बन गई? एक इक्वेशन बन गई। और ये जो एक इक्वेशन हमने बनाई है, इस एक इक्वेशन में अननोन कितने हैं? अननोन मतलब जो आपको नहीं मालूम है। तो आपको हाइट तो क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी वाटर की और मरकरी की आपको मालूम है। तो जो अननोन है वो है y1 और y2। y1 और y2 दो अननोन है। तो इक्वेशन है एक, अननोन है दो। तो एक इक्वेशन से दो अननोन की वैल्यू तो नहीं निकलती है। अगर दो अननोन है तो इक्वेशन भी दो चाहिए। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई है, अब हमें एक इक्वेशन की जरूरत और है। तो अब दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? तो क्या आप लोगों को पता है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कभी आपने सोचा इक्वेशन मतलब क्या? चलिए मैं बता रहा हूं। इक्वेशन का मतलब होता है लॉजिक। एक इक्वेशन मतलब एक लॉजिक। देखो क्या लॉजिक है? पास्कल लॉ, प्रेशर सेम रहेगा, ये लॉजिक है। तो एक लॉजिक है तो एक इक्वेशन बनती है। अगर आपको एक इक्वेशन की जरूरत और है तो आपको एक और लॉजिक चाहिए। तो देखो यहां पर क्या आपके पास कोई लॉजिक है? मतलब क्या कोई चीज आपको नजर आ रही है कि हाँ ये बराबर होगा? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब होता है लॉजिक। तो जैसे अभी हमने पास्कल लॉ लगाया है, तो पास्कल्स लॉ इज अ लॉजिक कि सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। इट्स अ लॉजिक। तो इक्वेशन इज एक्चुअली अ लॉजिक। तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो हमें एक और लॉजिक की जरूरत है। कोई दूसरा लॉजिक है यहां पर? हाँ है। और वो दूसरा लॉजिक क्या है? जितना मरकरी इधर से हटा है उतना ही उधर पहुंचा है। मतलब ये जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है, मरकरी जो यहां से निकला है, जो यहां से निकला है वही वहां पहुंचा है। तो यहां से जो वॉल्यूम कम हुआ वही वॉल्यूम यहां पे पहुंचा। तो इधर वाला ये वॉल्यूम कितना है? A1Y2। तो ये वाला वॉल्यूम क्या होगा? A2Y1। ठीक है। तो दूसरा लॉजिक
A1Y2 इट इज इक्वल टू A2Y1। ये दूसरा लॉजिक है, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। और ये जो देखो इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब होता है लॉजिक। तो जितना मरकरी इधर से गया उतना उधर भर गया। तो एक तरफ से कम हुआ, दूसरी तरफ बढ़ा, तो एक तरफ जितना वॉल्यूम निकल गया दूसरी तरफ उतना वॉल्यूम जाके भर गया। ठीक है, तो इधर से निकला हुआ वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, यही तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, एरिया इंटू हाइट। तो इधर वाला वॉल्यूम जो हट गया है A1Y2 और उधर जो वॉल्यूम पहुंच गया है A2Y1, ये बराबर है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है और अननोन भी हमारे पास दो है, Y1 Y2 दो अननोन है। हमें Y1 पूछा है, तो पहले सेकेंड इक्वेशन से हम Y2 की वैल्यू निकालते हैं, A2Y1 डिवाइडेड बाय A1। सेकेंड इक्वेशन से हमने Y2 लिया, उस Y2 को हम यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे, Y1 आ जाएगा। सो Y1 प्लस Y2 की जगह A2Y1 अपॉन A1, ये Y2 की वैल्यू रख दिया। इट इज इक्वल टू H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी। लेफ्ट हैंड साइड पर Y1 को कॉमन ले लो, तो Y1 कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस A2 बाई A1 इट इज इक्वल टू H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी। और बस यहां से Y1 की वैल्यू आ गई। एक बार पहले एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, Y1 आ जाएगा। लेकिन मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है, तो आप लोग फेयर कॉपी पे अच्छा सा डायग्राम बनाओ और ये जो मैंने सोल्यूशन किया है वो सोल्यूशन आप लोग फेयर कॉपी पे नोट करो और अपने आप Y1 की वैल्यू जल्दी से निकाल लो फेयर कॉपी पर। कोशिश करना फेयर कॉपी पे नोट करते समय प्लीज नकल मत करना, जल्दी फेयर कॉपी पे नोट करो इतना। तो चलो एक काम तो हो गया, Y1 की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, Y1 इंटू ब्रैकेट के अंदर A1 एलसीएम, तो न्यूमरेटर में यहां 1 की जगह A1 हो गया प्लस A2 इक्वल टू H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A1 ऊपर, A1 प्लस A2 नीचे। सो Y1 की वैल्यू आ गई H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी A1 अपॉन A1 प्लस A2। ये होगा क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या पूछा था, दूसरी तरफ मर्करी का लेवल कितना उठेगा, तो ये पहले पार्ट का आंसर है। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, H की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 27.2 सेंटीमीटर रखना। पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मर्करी की डेंसिटी 13600। A1 A2 के टर्म्स में ही आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में A1 A2 की वैल्यू नहीं दी है, A1 A2 ही लिखा है। तो ये जो बाहर वाला टर्म है इसे आप कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, ये आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं नोट कर ले रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो Y1 प्लस Y2 इक्वल टू H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ मर्करी। ठीक, इसको मैंने अलग नोट कर लिया है। क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें पूछा गया है डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल्स इन द टू लिम्स इज। तो जो दो लिम्स हैं उन दोनों लिम्स में, दोनों साइड में लिक्विड के लेवल का क्या डिफरेंस होगा। तो देखो लेफ्ट साइड में लेवल यहां है, ये लेवल है, और राइट साइड में लेवल यहां है। तो लेवल का डिफरेंस मतलब ये चीज, और ये चीज कितनी है H
-y2 -y1। तो डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल इज H माइनस y2 माइनस y1, यानी H माइनस y2 प्लस y1। और y2 प्लस y1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सीधे सीधे थी, तो ये y2 प्लस y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। H कॉमन ले लिया, रो वाटर बाय रो मर्करी, तो ये है लिक्विड लेवल का डिफरेंस। दिस इज द आंसर। कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 25.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, तो यू विल गेट इट 25.2 सेंटीमीटर। तो इतना लेवल का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर है। मेन पार्ट इस क्वेश्चन का ए पार्ट है, बी पार्ट तो इजी है। अगर आपने ए कर लिया है पार्ट, तो बी पार्ट में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आई होप कि सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज कम समझ में आई हो तो रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश करें। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप पर्सनली अपना डाउट मेरे से डिस्कस करिए। फेयर कॉपी पे पूरा सॉल्यूशन अच्छी हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिए। फिर मैं ऐसा ही एक प्रॉब्लम आज भी दूंगा होमवर्क के लिए। पहले इसको नोट करो। ऑलराइट बच्चों, ये है आप लोगों के लिए आज का पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम। जल्दी से मैं प्रॉब्लम समझा देता हूं। एक सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर शेप की ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब है, हमने उसको मोड़ के सर्कल बना दिया है और इसको वर्टिकल हमने खड़ा किया है। सर्कुलर ट्यूब इज इन वर्टिकल प्लेन, इसको हमने वर्टिकल खड़ा किया है। वर्टिकल खड़ा करेंगे तो ग्रेविटी का इस ट्यूब पर असर पड़ेगा। और ये ट्यूब बहुत ही पतली है, तो ये जो ट्यूब है ये बहुत ही थिन है, पतली सी ट्यूब है, थिन सर्कुलर ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स भरे हैं। इमिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। मतलब अगर दोनों लिक्विड को मिलाओगे तो दोनों अलग अलग ही नजर आएंगे, मिक्स नहीं होते। तो हमने दो इमिसिबल लिक्विड भरे हैं। पहले लिक्विड की डेंसिटी ρ1, दूसरे की ρ2, और गिवन है ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। तो एक लिक्विड ज्यादा डेंसिटी का है, दूसरा कम डेंसिटी का है, और दोनों लिक्विड इस ट्यूब के क्वार्टर क्वार्टर हिस्से में भरे हुए हैं। तो ईच लिक्विड इज ऑफ 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। तो ये जो दोनों लिक्विड है वो 1/4 वॉल्यूम के हैं। 1/4 वॉल्यूम का मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90। एक क्वार्टर में ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड है, दूसरे क्वार्टर में ρ2 डेंसिटी का लिक्विड है। अब जैसे ही आप छोड़ोगे, ये ρ1 डेंसिटी बड़ी डेंसिटी है, बड़ी डेंसिटी मतलब ये लिक्विड भारी है, तो जैसे ही छोड़ेंगे ये ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे की तरफ खिसकेगा और ρ2 वाला ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब आप छोड़ोगे तो ये जो दोनों लिक्विड की बाउंड्री है वो यहां कहीं पहुंच जाएगी। ρ2 का लिक्विड थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा और ρ1 का लिक्विड थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये जो बाउंड्री है दोनों लिक्विड की वो खिसक जाएगी। आपको ये फाइंड करना है कि ये जो बाउंड्री है ये कितना एंगल वर्टिकल से खिसक रही है। फाइंड एंगल थीटा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये थीटा एंगल आपको फाइंड करना है। और क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पास्कल्स लॉ से। तो आपको दो पॉइंट्स लेने हैं, सेम लिक्विड में होने चाहिए, सेम लेवल पर होने चाहिए, और उन दोनों पॉइंट्स पे हम कहेंगे प्रेशर बराबर है। तो प्रेशर को बराबर करोगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कितने बच्चों से ये क्वेश्चन होता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ओके, तो पिछले सेशन में ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिया गया था होमवर्क में, और ये जो प्रॉब्लम है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम था। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। एक बार प्रॉब्लम दोबारा समझा रहा हूं। आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर। तो वाटर में आइस फ्लोट हो रही है। तो आपको दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के पूछे गए हैं।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इज इनसाइड वाटर, पानी के अंदर आइस के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन घुसा हुआ है। और दूसरी बात आपको बताने को कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इज इनसाइड वाटर, तो पानी के अंदर आइस के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज पानी के अंदर है। आपको आइस की डेंसिटी बताई जा रही है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पानी की डेंसिटी आपको वैसे ही याद होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये फ्रैक्शन का क्या मतलब है। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड वाटर, इसका मतलब तो जानते ही हो, इसका मतलब तो जानते ही हो वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, कितना वॉल्यूम अंदर घुसा है। तो अगर मैं इनसाइड वॉल्यूम को वी इन लिखता हूं, तो जब फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, इसे कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो जब भी फ्रैक्शन कहा जाए तो आपको टोटल वॉल्यूम डिवाइड करना है, टोटल चीज को डिवाइड करना है। जब भी फ्रैक्शन बोला जाए हमेशा यही काम करना है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, सबसे पहले आप ये देखिए वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर कितना है, कितना वॉल्यूम घुसा हुआ है, और उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें फ्रैक्शन चाहिए। तो जब फ्रैक्शन निकालना है तो जो टोटल आइस का वॉल्यूम है उसे आप डिवाइड करिए, तो आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो आइस में डूब रहा है। और फिर दूसरे पार्ट में बताना है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। तो परसेंटेज निकालना बिल्कुल इजी होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालो और फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करो, इसे कहेंगे परसेंटेज, अंदर डूबा हुआ वॉल्यूम का परसेंटेज। तो पहले फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं जल्दी से। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पानी में आइस तैर रही है, तो सपोज करो ये बर्फ का एक टुकड़ा है और ये पानी में तैर रहा है। तो एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया है। तो बर्फ का टुकड़ा ये आइस है और पानी में ये तैर रही है, कोई भी शेप हो सकता है, एनी शेप ऑफ आइस कैन बी देयर। तो अगर ये तैर रहा है तो इसका मतलब है इसका जो वेट है उसको पानी के अपथ्रस्ट ने बैलेंस कर लिया है ना, तभी तो ये तैर रहा होगा। तो इसके जो वेट है उसे पानी के अपथ्रस्ट फोर्स ने बैलेंस कर लिया है, तभी ये रुक गई है आइस। ठीक, तो अगर कोई चीज तैर रही होती है तो उसके वजन को लिक्विड का अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है, तो एज आइस इज फ्लोटिंग, क्योंकि आइस फ्लोट हो रही है, सो वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। मैंने कोई बहुत हाई फाई बात तो नहीं बोली ना, बिल्कुल सिंपल बात बोली कि आइस का जो वेट है वो अपथ्रस्ट के बराबर है, तभी ये फ्लोट हो रही है, वरना तो डूब जाती। अगर वेट ज्यादा होता, अपथ्रस्ट कम होता तो डूब जाती। ठीक, अब व्हाट इज एम, ये एम कौन है, तो एम है टोटल मास, बर्फ का जो ये बर्फ का टुकड़ा है इसका टोटल मास। तो टोटल मास, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मैं टोटल वॉल्यूम को वी नॉट लिख रहा हूं इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, ये मास हो गया जी। सिंपल, मैंने जो बर्फ का मास है उस मास को मैंने लिखा है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कोई हाई फाई काम तो नहीं हो रहा है यहां पे, कोई सीधा सा काम हो रहा है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एंड व्हाट इज दिस वी नॉट, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, क्योंकि ये टोटल मास है इसलिए वॉल्यूम भी टोटल यूज करेंगे।
तो दिस वी नॉट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का ये टोटल वॉल्यूम। अब अपथ्रस्ट लिखते हैं, और अपथ्रस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता चलता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है, पिछले सेशन में बताया था मैंने। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई सॉलिड डूबेगा तो जितना वॉल्यूम डूब गया, डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है, और जो डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वजन है वही अपथ्रस्ट है। तो मान लेते हैं कि जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो है वी इन, अंदर डूबा हुआ वॉल्यूम। तो जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो है वी इन। तो जितना वॉल्यूम बर्फ का डूब रहा है उतना ही वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हो रहा है, और जो पानी डिस्प्लेस होगा उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट होगा। यानी इतने वॉल्यूम के का ये जो पानी है, इस पानी के वजन के बराबर अपथ्रस्ट है, पानी के वेट जितना। तो जितना बर्फ डूबी, जितना वॉल्यूम अंदर है पानी में, उतना ही वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस हो रहा है, और डिस्प्लेस होने वाले पानी का मतलब इतने वॉल्यूम का जो पानी है, इस पानी का वजन अपथ्रस्ट है। तो पानी का वजन ले रहे हैं, तो ये वॉल्यूम है, इसमें पानी की डेंसिटी मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो जाएगा, और मास इंटू जी होगा वेट। ध्यान से समझना ये अपथ्रस्ट मैंने कैसे लिखा, क्योंकि अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू लिखना सीख गए तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीख गए, फिर क्या रह गया। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड दूंगा, उन सभी प्रॉब्लम्स में करना अल्टीमेटली यही है कि अपथ्रस्ट की सही वैल्यू को लिखना है, ठीक है। और बाकी तो एफबीडी बनानी होती है, पूरी फिजिक्स में एफबीडी बनानी होती है। मैंने पहले ही बता दिया था, पूरी की पूरी फिजिक्स में एक ही काम होता है, एफबीडी बनाओ। देखो हम एफबीडी तो बना रहे हैं, बस एफबीडी में एक नया फोर्स है अपथ्रस्ट। तो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखा, यानी एक नए फोर्स के बारे में सीखा, और जो नया फोर्स सीखा वो आपकी एफबीडी में नजर आएगा। तो फिजिक्स में यही होता है, घुमा फिरा के एफबीडी बनानी होती है, और हर थोड़े दिन के बाद आपको एक नए फोर्स के बारे में सीखना है, और वो नया फोर्स आपकी एफबीडी में शामिल हो जाएगा। घुमा फिरा के यही करना होता है। तो जो आइस का वॉल्यूम डूब रहा है उसे मैंने लिखा है वी इन, डूबा हुआ वॉल्यूम, और डूबा हुआ वॉल्यूम जितना आइस का उतना पानी का है, ठीक है। तो पानी के वॉल्यूम में पानी की डेंसिटी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया मास पानी का, जो पानी डिस्प्लेस किया जा रहा है उस पानी का मास, और मास में जी मल्टीप्लाई किया तो वजन, और जितना डिस्प्लेस होने वाले पानी का वेट है वही अपथ्रस्ट है, ऐसा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता रहा है। तो अपथ्रस्ट की ये वैल्यू है। यहां देख रहे हैं साफ साफ जी से जी कैंसिल हुआ, तो डूबा हुआ वॉल्यूम, सो इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर इज, पानी में घुसा हुआ जो वॉल्यूम है वो होगा, उसकी वैल्यू होगी वी नॉट डेंसिटी ऑफ आइस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दिया। ये डूबा हुआ वॉल्यूम है, लेकिन हमें डूबा हुआ वॉल्यूम नहीं बताना है, हमें बताना है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो डूबा है, फ्रैक्शन ऑफ डूबा हुआ वॉल्यूम। तो बेटे बताया था मैंने अभी अभी कि फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करते हैं, इस डूबे हुए वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम डिवाइड करेंगे, तो वो डूबे हुए वॉल्यूम का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड वाटर हो जाएगा। तो ये जो आंसर है डूबा हुआ वॉल्यूम, इसमें बर्फ का टोटल वॉल्यूम डिवाइड करो। लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं बचा है बोर्ड पर, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो पहले आप लोग यहां तक का सोल्यूशन फेयर कॉपी पे जल्दी नोट करो, वीडियो पॉज कर लेना, जल्दी नोट करो। ओके, तो
जो पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस के वॉल्यूम का फ्रैक्शन जो डूब रहा है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर इज, तो फ्रैक्शन का मतलब है इनसाइड वाटर जो वॉल्यूम है उसमें टोटल वॉल्यूम डिवाइड करो, तो V in upon V naught, it is density of ice upon density of water, density of ice 900, density of water 1000, तो 0.9 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आइस का पानी में घुसा हुआ है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, आइस के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज पानी के अंदर है। तो जब परसेंटेज बताना है तो अभी समझाया था परसेंटेज कैसे बताते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन देखते हैं और उसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करो दैट बिकम्स परसेंटेज, और फ्रैक्शन का मतलब है जितना अंदर का वॉल्यूम है उसमें टोटल डिवाइड करो, टोटल को जब डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन निकालने के बाद 100 मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज होता है। तो इसकी वैल्यू रखते हैं डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू 100 हो गया, ये इनसाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, इस फ्रैक्शन की ये वैल्यू है और इसमें 100 मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज हो गया, और वैल्यू रखोगे तो 0.9 इंटू 100 यानी दैट बिकम्स 90%। तो 90% बर्फ पानी में डूबी है, केवल 10% बाहर नजर आती है। एक मुहावरा है टिप ऑफ आइसबर्ग, सुना है ये मुहावरा, टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब अगर आप पानी में तैरती हुई बर्फ को देखो तो आप केवल उसका 10% ही हिस्सा देख रहे हो, 90% वो अंदर है, तो आप उसको जितना समझ रहे हो एक्चुअली उससे बहुत बड़ा है वो, है ना। आपको लग रहा है छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, वो सब अंदर 90% हिस्सा घुसा है, बाहर तो केवल 10% ही नजर आ रहा है। तो इसलिए एक मुहावरा बना हुआ है टिप ऑफ आइसबर्ग। तो पानी में डूबे हुए आइसबर्ग को जब हम देखते हैं हमें बहुत छोटा सा नजर आता है, वो 90% वो पानी के अंदर घुसा रहता है, तो ऊपर से भले छोटा दिख रहा है लेकिन दैट इज ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग, एक्चुअली 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम इज इनसाइड, जो आप नहीं देख पा रहे होगे, इसलिए ये मुहावरा बनाया गया है। तो क्वेश्चन का सलूशन मैंने आपको समझाया एंड आई एम श्योर कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आई है मेरी बात। कोई बात कम समझ में आई है तो रिवाइंड करके फिर से समझ लो। बहुत जरूरी है, आप थ्रस्ट की वैल्यू को लिखना सीखना ही पड़ेगा, तो अच्छे से सॉल्यूशन को समझ लो। कोई बात कम समझ में आई हो तो रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश कर लो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो पर्सनली मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में पूरा सॉल्यूशन नोट करो। फेयर कॉपी पे नोट करते समय नकल करने से बचने की कोशिश करो। जल्दी से फेयर कॉपी पे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देता हूं होमवर्क के लिए। नोट करो पहले ये वाला। ओके, ये है आज का आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस, आइस का एक क्यूबिकल शेप का ब्लॉक है, फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में ये तैर रहा है। तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया इसका 10% बाहर होगा, 90% अंदर होगा। अब ये जो पानी में ये ब्लॉक तैर रहा है, इट हैज टू सपोर्ट अ मेटल पीस। हम इसके इस तैरते हुए आइस के ब्लॉक पर ऊपर से एक मेटल का टुकड़ा बैठाएंगे, और जो मेटल का टुकड़ा हम बैठाएंगे वो आधा किलो का है, 0.5 kg का है। और हम चाहते हैं कि जब हम आधा किलो का मेटल का टुकड़ा रखें तो ये आइस डूब न जाए, क्योंकि जब ऊपर से वजन डालोगे तो ये डूब भी सकती है। तो हम चाहते हैं ये ना डूबे, मतलब ये जो हमने मेटल का टुकड़ा रखा है ये पानी के बाहर ही रहे, ये पानी में ना जाए। तो आपको बताना है कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है
इस क्यूब की मिनिमम कितनी साइड हमें लेनी पड़ेगी ताकि ये डूबे नहीं। तो व्हाट कैन बी मिनिमम एज ऑफ द ब्लॉक सो दैट इट डज नॉट सिंक इन वाटर। तो ये जो आइस का ब्लॉक है इसकी मिनिमम एज, एज मतलब साइड, क्यूब की जो साइड है वो मिनिमम कितनी रहनी चाहिए ताकि जब हम आधा किलो का टुकड़ा रखें तो ये आइस पानी में डूब न जाए। और आपको डेंसिटी ऑफ आइस दी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। देखते हैं कितने बच्चों से सॉल्व होगा। अगले सेशन में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तब आप लोग मैच कर लेना कितनों का सही हुआ। नोट कर लो आज का होमवर्क। ऑलराइट बच्चों, अब हम सीखने जा रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स। अभी तक मैं आपको जो सिखा रहा था वो थी हाइड्रोस्टैटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो अभी तक मैंने जितना भी कुछ आपको सिखाया है उसमें हमने रुके हुए लिक्विड को स्टडी किया है। जब लिक्विड ठहरा हुआ है तो अभी तक की जो स्टडी थी हमारी वो ठहरे हुए लिक्विड के विषय में थी। अब हम सीखने जा रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब मूव होता हुआ, फ्लो होता हुआ। तो अब हम फ्लो के बारे में सीखेंगे। मतलब अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो तालाब का पानी जो रुका रहता है, झील का पानी, बाल्टी में भरा हुआ पानी, बॉटल में भरा हुआ पानी, मतलब रुके हुए लिक्विड को स्टडी किया है हमने अभी तक। जितना भी कुछ सीखा वो सब रुके हुए लिक्विड के विषय में सीखा। अब हम हाइड्रोडायनामिक्स पर जा रहे हैं। डायनामिक्स मतलब मूविंग। तो अब हम मूविंग फ्लूइड की स्टडी करेंगे, यानी अब हम फ्लो के बारे में सीखेंगे। नदी में बहता हुआ पानी, नहर में बहता हुआ पानी, तो बहते हुए लिक्विड को अब हम स्टडी करने वाले हैं। हम फ्लो के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं लिक्विड के फ्लो के बारे में, आपने जरूर ये चीज अपने लाइफ में कभी ना कभी नोटिस की होगी। अगर मान लो टेबल पे थोड़ा पानी गिर जाता है, ठीक है, तो वो जो गिरा हुआ पानी है आप अपनी उंगली से एक रास्ता बना दो, आप अपनी उंगली पानी में डालकर एक लाइन बना दो, तो जितना भी वो पानी टेबल पे गिरा था वो पानी उसी लाइन के ऊपर फ्लो होता हुआ आगे जाता है। मतलब पूरी की पूरी टेबल खाली पड़ी है, लेकिन पानी जो आपने लाइन बना दी है उसी लाइन पर सारा का सारा पानी जा रहा होगा। नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो। मान लो जमीन पे पानी गिर गया है, तो वो जो गिरा हुआ पानी है आप एक लाइन बनाओ अपनी उंगली से, अपनी उंगली को पानी में डाल के एक रास्ता बना दो, तो जो गिरा हुआ पानी है आपने जो रास्ता बनाया है वो पानी उसी रास्ते पर बहता हुआ आगे जाएगा। नोटिस किया होगा आपने? तो जो लिक्विड का फ्लो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि आगे वाला जो पार्टिकल है लिक्विड का वो जिस रास्ते पे चलता हुआ जाता है पीछे वाला पार्टिकल भी उसको फॉलो करता हुआ उसी रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ता है। तो एक पार्टिकल ने जो रास्ता ट्रेवल किया, पीछे वाले पार्टिकल उसके पीछे पीछे चले आते हैं। तो अगर पानी गिर गया और आपने अपनी उंगली को पानी में डाल के एक रास्ता बनाया, तो रास्ता बनाने का मतलब आपने एक पार्टिकल को मूव कराया अपनी उंगली से। तो जिस रास्ते पर यह पहला पार्टिकल मूव करेगा पीछे वाले सारे पार्टिकल उसको फॉलो करते हुए चले आते हैं। तो यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, मैं लिक्विड के पार्टिकल्स कह रहा हूं, आप अगर चाहो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स से ही लिक्विड बना होगा। इस दुनिया में हर चीज एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बनी है अल्टीमेटली। मैं पार्टिकल शब्द यूज कर रहा हूं, आप
चाहे तो मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर सकते हो पार्टिकल वर्ड के प्लेस पर। तो लिक्विड जब फ्लो करता है तो आगे वाले पार्टिकल को उससे पीछे वाला पार्टिकल फॉलो करता हुआ चलता है। मतलब लिक्विड का फ्लो, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह मूव करते हैं जैसे चींटियां मूव करती हैं। चींटियों को मूव करते तो देखा ही होगा, चींटियां सब लाइन बना के चलती हैं। तो आगे वाली चींटी जिस रास्ते जा रही है, पीछे वाली सारी चींटियां उसी रास्ते पर पीछा करते हुए चलती हैं। करीब करीब वैसे ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं। आगे वाला मॉलिक्यूल जिस रास्ते पे चलता हुआ जाएगा उससे पीछे वाला मॉलिक्यूल अपने आगे वाले को फॉलो करेगा, और जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को फॉलो करेगा। तो हर एक मॉलिक्यूल, हर एक पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता हुआ जाता है। तो पहला पार्टिकल जिस रास्ते पर चलता हुआ जाता है, पीछे वाले पार्टिकल उसके पीछे पीछे चले आते हैं। तो इसीलिए अगर जमीन पे पानी गिर गया तो आप अपनी उंगली को पानी में डाल के एक रास्ता बना दो, तो पीछे के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल आपके बनाए हुए रास्ते पर ही आगे चलेंगे। पूरी टेबल खाली पड़ी है, लेकिन आपने जो रास्ता बनाया है सारा का सारा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो उसी रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं, भले ही टेबल खाली पड़ी है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो इस तरह से मूव करते हैं कि हर मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल का पीछा करता है। तो आगे वाला मॉलिक्यूल जिधर जाएगा पीछे वाला मॉलिक्यूल भी उसके पीछे पीछे चलाएगा, और तीसरा मॉलिक्यूल दूसरे के पीछे पीछे चलाएगा। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो एक दूसरे का पीछा करते हुए आगे चलते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का पीछा करेंगे तो हम कहते हैं कि पानी की धारा बन गई। धारा कहते हैं, सुना होगा आपने ना, पानी की धार। तो ये जो धार है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम बन जाती है। तो जब लिक्विड फ्लो करता है तो वो धार बना के फ्लो करता है। मतलब जब लिक्विड फ्लो होता है तो वो स्ट्रीम बनाते हुए फ्लो होता है। और स्ट्रीम बना के फ्लो करना मतलब हर मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल का पीछा करते हुए मूव करता है। तो हर एक लिक्विड का पार्टिकल अपने से पहले वाले पार्टिकल का पीछा करते हुए मूवमेंट करता है आगे की तरफ, जब भी लिक्विड का फ्लो होता है। और इस तरह से जब लिक्विड फ्लो करता है, इस तरह से का मतलब हर मॉलिक्यूल अपने से पहले वाले मॉलिक्यूल का पीछा कर रहा है। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, जैसे चींटियां चलती हैं, या एक मुहावरा आपने अगर सुना हो कभी, एक मुहावरा हिंदी में है, भेड़ चाल चलना। भेड़ चाल चलना, तो ये आप तो नहीं जानते होंगे भेड़ कैसे चलते हैं। तो जो भेड़ होते हैं वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं। भेड़ हमेशा झुंड में होते हैं, झुंड में एक लीडर होता है। लीडर जैसे जैसे करता है, बाकी सारे जो झुंड के मेंबर्स हैं सब बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा लीडर करता है। लॉजिक नहीं लगाते, जो लीडर कर देता है वही झुंड के सारे मेंबर्स कर देते हैं। इसीलिए मुहावरा बना है भेड़ चाल चलना। तो लीडर जिस रास्ते से जाता है, पीछे के सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उसी रास्ते से लीडर के पीछे पीछे जाते हैं। अगर लीडर पहाड़ पे चढ़ा तो ग्रुप के सारे मेंबर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। अगर लीडर का पैर फिसल गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ा और लीडर का पैर फिसल गया, लीडर पहाड़ से नीचे गिर के मर गया, तो ग्रुप के सारे मेंबर उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। ऐसा होता है, ये सच है। तो इसीलिए मुहावरा बना है भेड़ चाल चलना, कि अपने लीडर को आंख बंद करके कॉपी कर देना। इस बात से मतलब नहीं है कि लीडर का पैर फिसल गया है। अगर लीडर पहाड़ से कूद गया तो सारे पहाड़ से कूद जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि लीडर ने ऐसा क्यों किया,
तो इसीलिए मुहावरा बनाया हुआ है भेड़ चाल चलना। तो जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो भी भेड़ चाल चलते हैं। आगे वाला पार्टिकल जिस रास्ते पे जा रहा है, पीछे वाले सारे पार्टिकल उसके पीछे पीछे चले आते हैं। तो जो रास्ता पहला पार्टिकल चलेगा, पीछे वाले सभी पार्टिकल सेम रास्ते पर चलेंगे। पहले पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल फॉलो करेगा, दूसरे को तीसरा फॉलो करेगा, तीसरे को चौथा फॉलो करेगा, और एक दूसरे को फॉलो करते हुए, एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हुए लिक्विड का फ्लो होता है। और जब पार्टिकल एक दूसरे का पीछा करते हैं तो हम कहते हैं पानी की धार बन गई है, पानी की स्ट्रीम जा रही है, ऐसा कहते हैं ना। तो पानी की धार बनी हुई है, धार बना के पानी जा रहा है, धारा कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रीम कहते हैं। तो जो लिक्विड है उसके पार्टिकल अपने से पहले वाले पार्टिकल को पीछा करते हुए मूव करते हैं, और इस प्रकार का लिक्विड का फ्लो कहा जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब हर पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल को पीछा करते हुए जा रहा है। तो एक दूसरे के पीछे पीछे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, और इस प्रकार से जब लिक्विड का फ्लो होता है तो उसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो क्या आपको स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है ये समझ में आया? अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता कि लिक्विड हमेशा स्ट्रीम लाइन फ्लो करे, ऐसा नहीं होता। मतलब हमेशा पानी की धार बनेगी, ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है ये तभी होता है जब लिक्विड की स्पीड कम है, मतलब बहुत तेज स्पीड में लिक्विड जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तभी पार्टिकल एक दूसरे का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड जब भी फ्लो करता है उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता ही होता है, ऐसा नहीं। तो अगर स्पीड कम है, स्लो फ्लो हो रहा है, कम स्पीड पर लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तब तो लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। मतलब अगर कम स्पीड है तब तो हर पार्टिकल अपने से अगले पार्टिकल के पीछे पीछे जाता है। लेकिन अगर स्पीड काफी ज्यादा है, लिक्विड तेज भाग रहा है, तो क्या होगा, आगे वाला पार्टिकल जा रहा है, पीछे वाला उसको फॉलो नहीं करेगा, पीछे वाला मुड़ जाता है, टर्न हो जाता है, दूसरे रास्ते पे जाने की कोशिश करने लगता है। और जब ऐसा होता है तो पानी में भंवर बनते हैं। जानते हो ना, पानी में भंवर बन जाते हैं। तो भंवर बनने का क्या मतलब है, एक पार्टिकल तो सीधा चला गया, दूसरे पार्टिकल को उसके पीछे पीछे जाना चाहिए, लेकिन दूसरा पार्टिकल पीछे नहीं गया, मुड़ गया, दूसरा पार्टिकल ने अपना नया रास्ता बना लिया। तो अब ये जो फ्लो हुआ है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हुआ है, पानी में भंवर बनने लगे, और अब ये जो फ्लो है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। और इस टाइप के फ्लो को कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। क्या कहते हैं? इस टाइप का जो फ्लो है उसको कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो का मतलब है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे का पीछा करते हुए मूव नहीं कर रहे हैं। तो आगे वाला पार्टिकल एक रास्ते पे चला गया, उससे जो पीछे का पार्टिकल है उसने उसको फॉलो नहीं किया, उसने अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश की, और इसीलिए पानी में भंवर बनना शुरू हो गया। तो ये जो फ्लो हो रहा है जिसमें हर मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल के पीछे नहीं जा रहा है, इस टाइप के फ्लो को टर्ब्यूलेंट फ्लो कहते हैं। तो ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब है अभी समझाया, बताओ बताओ, चुप नहीं बैठा करो, जब मैं पूछता हूं तो बताया करो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है कि हर मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल का पीछा करते हुए चल रहा है। तो जिस रास्ते पे आगे वाला मॉलिक्यूल जाएगा उसी रास्ते पे पीछे वाला मॉलिक्यूल चलता हुआ जाएगा।
तो हर मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल का पीछा कर रहा है। इस तरह का जो फ्लो है उसे स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा। तो धारा बना के फ्लो, धारा बना के फ्लो, तो लिक्विड धार बांध के फ्लो कर रहा है, लिक्विड की धार चल रही है। ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा, तो धार बना के फ्लो, स्ट्रीम बना के फ्लो। तो हर मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल के पीछे पीछे जा रहा है। इस तरह का जो फ्लो है उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होता है जब लिक्विड स्लो जा रहा हो, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा ना हो, कम स्पीड में फ्लो हो रहा है। अगर ज्यादा स्पीड में फ्लो हो रहा है तो मॉलिक्यूल अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को फॉलो करें, ये जरूरी नहीं है। आगे वाला मॉलिक्यूल जिधर जाना है जाए, पीछे वाला मॉलिक्यूल अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश करने लगता है। और इस तरह का जो लिक्विड का फ्लो है उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो समझ में आ गया स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आपके काम की बात, जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन में, हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ही हो रहा है। मतलब आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही समझने का टास्क है। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, टर्बुलेंट फ्लो अभी तक अंडर रिसर्च है। मतलब टर्बुलेंट फ्लो की अभी तक स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। टर्बुलेंट फ्लो को समझना मुश्किल काम है। तो टर्बुलेंट फ्लो इज एक्चुअली स्टिल अंडर रिसर्च। टर्बुलेंट फ्लो अभी एक रिसर्च का विषय है, तो आपके सिलेबस में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो, आपको ये मान के चलना है कि जो फ्लो हो रहा है लिक्विड, वो कैसा फ्लो हो रहा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। ये मान के चलना है आपको। ठीक है, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहे कि टर्बुलेंट फ्लो है, तब तक आप मानोगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हमें कुछ भी स्टडी नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, अभी तक वो रिसर्च का विषय है, अभी तक उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हुई नहीं है। तो टर्बुलेंट फ्लो आपके सिलेबस में नहीं। तो चलिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन मैंने लिखी है। लिक्विड फ्लोज इन सच अ वे, लिक्विड इस तरह फ्लो करता है सो दैट ईच पार्टिकल फॉलोज इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला। तो जो पार्टिकल से आगे का पार्टिकल है, मतलब जो पहला वाला पार्टिकल है, वो जिधर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल उसके पीछे आएगा, तीसरा वाला दूसरे के पीछे जाएगा। तो ईच पार्टिकल फॉलोज इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। हर पार्टिकल अपने से पहले यानी अपने से आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। सच अ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस तरह से जब फ्लो हो रहा है तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। तो आपने समझा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं स्ट्रीमलाइन क्या चीज है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा, हिंदी में कहते हैं ना धारा, पानी की धार। तो स्ट्रीम लाइन का मतलब है एक्चुअली पानी की एक धार। तो मान लो कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड बह रहा है, और मैंने जैसा कि बताया, आप ये मान के चलोगे कि किस प्रकार का फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मान के चलेंगे। तो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो पहले पार्टिकल का पीछा करेगा दूसरा पार्टिकल, दूसरे का पीछा करेगा तीसरा, तीसरे का पीछा करेगा चौथा पार्टिकल। तो मतलब जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के पीछे 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 जा रहे हैं। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर दो। जो एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं ना, उसको एक ज्वाइन कर दो। तो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। तो मान लो ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे। तो ये लिक्विड के पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो एक दूसरे का पीछा करने वाले जो पार्टिकल हैं
उनको आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। एक दूसरे का पीछा करने वाले पार्टिकल्स को ज्वाइन करिए। और जब आप पार्टिकल्स को ज्वाइन करोगे, कौन से पार्टिकल्स को ज्वाइन करने को कहा है मैंने? उन पार्टिकल्स को ज्वाइन करना है जो एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो एक दूसरे के पीछे पीछे जाने वाले पार्टिकल्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा। कर्व मतलब एक रास्ता बनेगा, इसी रास्ते पर पार्टिकल एक्चुअली जा रहे हैं। तो एक दूसरे के पीछे जाने वाले पार्टिकल्स को मिलाइए, और जब पार्टिकल्स को मिलाया जाएगा एक दूसरे के पीछे जाने वाले पार्टिकल्स को, तो आपको एक कर्व नजर आएगा। यही जो कर्व है उसे हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं, धारा कहते हैं। तो जो धारा है, जो स्ट्रीम लाइन है, वो बेसिकली लिक्विड के पार्टिकल्स का रास्ता है। लिक्विड के जो पार्टिकल है वो जिस रास्ते में जा रहे हैं उसी रास्ते को, लिक्विड के पार्टिकल्स का जो रास्ता बन रहा है, यानी जो पार्टिकल्स एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं, वो जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। स्ट्रीम लाइन मतलब धारा। तो आप दो तरह से कह सकते हो स्ट्रीम लाइन को। स्ट्रीम लाइन क्या चीज है? पहला तरीका, लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये जो पीछे पीछे जाने वाले पार्टिकल हैं, इनको जब हम मिलाते हैं तो मिलाने से जो कर्व बनता है उसी कर्व को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। हिंदी में स्ट्रीम लाइन का मतलब है पानी की धार, तो हिंदी में धारा कहते हैं। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि जो पार्टिकल एक दूसरे के पीछे 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 जा रहे हैं, उन पीछे पीछे जाने वाले पार्टिकल्स को मिला दो, और मिलाने से जो कर्व बनता है उसी कर्व को कहते हैं स्ट्रीम लाइन। तो एक तरीका तो ये हुआ स्ट्रीम लाइन को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका यह है कि लिक्विड के पार्टिकल जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसी रास्ते को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। ये स्ट्रीम लाइन एक्चुअली क्या है? लिक्विड पार्टिकल्स का रास्ता है, जिस रास्ते से पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं उसी रास्ते को ही स्ट्रीम लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो बोल दो, दोनों बातें सेम है। मैं एक बार फिर से दो तरह से बोलूंगा। स्ट्रीम लाइन क्या चीज है? तो जब लिक्विड फ्लो करता है तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, पार्टिकल एक दूसरे का पीछा करते हैं, तो एक दूसरे का पीछा करने वाले पार्टिकल्स को मिला दीजिए। मिलाने से जो कर्व बनता है उसी कर्व को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। दूसरा तरीका यह है कि लिक्विड के पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहे हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे के पीछे जाएंगे, तो जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रीम लाइन है वो बेसिकली लिक्विड के पार्टिकल्स का रास्ता है, जिस रास्ते पर पार्टिकल जा रहे हैं। ठीक है, पाथ है, ये रास्ता है लिक्विड के पार्टिकल्स का। अब मैं एक स्ट्रीम लाइन का डायग्राम बनाता हूं पहले। तो सपोज करो ये एक स्ट्रीम लाइन है, तो दिस इज अ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होती है मैंने जस्ट अभी अभी समझाया है। तो जो स्ट्रीम लाइन है वो बेसिकली लिक्विड के पार्टिकल्स का रास्ता है। ओके, यानी जो पार्टिकल एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं उनको ज्वाइन करने वाला कर्व है, लिक्विड के पार्टिकल्स का रास्ता है बेसिकली। काइनेमैटिक्स में मैंने आपको सिखाया था पार्टिकल का रास्ता, इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल पढ़ते समय मैंने बताया था कि जिस रास्ते से पार्टिकल चलता है उस रास्ते को हम कहते हैं पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री। तो यहां पर हम ट्रेजेक्ट्री ना कह के स्ट्रीम लाइन कहेंगे। ठीक है, और काइनेमैटिक्स पढ़ाने के दौरान मैंने आपको यह बात बताई थी कि रास्ते के किसी पॉइंट पर टेंजेंट अगर बनाओगे, रास्ते के किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो उस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चलता है। काइनेमैटिक्स में बताया था, याद करो,
मैंने कहा था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो रास्ते के किसी पॉइंट पर टेंजेंट वाला डायरेक्शन होता है। आई होप कि आपको याद है ये बात। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को याद नहीं है इसी बात में रिवाइज हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो रास्ते के किसी पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीम लाइन है वो बेसिकली लिक्विड के पार्टिकल्स का रास्ता है। अभी मैंने समझाया, जो स्ट्रीम लाइन है वो एक्चुअली लिक्विड के पार्टिकल का रास्ता है, और क्योंकि ये पार्टिकल का रास्ता है तो अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट वाला डायरेक्शन होगा ये उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और ये चीज जो मैंने अभी अभी बोली, इसका फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, ये काइनेमैटिक्स की चीज है। काइनेमैटिक्स में सिखाया गया था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। जो बच्चे रिवीजन करते रहते हैं उनको सब पता है, जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया बहुत लंबे समय से, रिवीजन कर लो, कॉपी पे मैंने सब कुछ लिखवाया है, लेक्चर्स में मैंने सारी बातें समझाई है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी, मतलब एक पॉइंट पर वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है रास्ते पर टेंजेंट के अलोंग। तो जिस रास्ते पर पार्टिकल जा रहा है उस रास्ते के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो टेंजेंट वाला जो डायरेक्शन होता है वही उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो ये जो स्ट्रीम लाइन है वो एक्चुअली लिक्विड के पार्टिकल्स का रास्ता ही है, और क्योंकि रास्ता है तो अगर हम इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं तो उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चलने लगेगा। तो यही चीज मैंने लिखी है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन के किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट दैट पॉइंट। स्ट्रीम लाइन के किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाया जाता है तो टेंजेंट वाला जो डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पर पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। बड़ी सिंपल बात है। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है, फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझ लो। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है? पार्टिकल्स का रास्ता। तो डेफिनेशन देखो, कर्व ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूविंग ऑन सेम पाथ। सेम पाथ पर जो पार्टिकल जा रहे हैं, मतलब जो पार्टिकल एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं, सेम पाथ पर जाने वाले पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला जो कर्व है इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे के पीछे पीछे जाते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो के दौरान एक दूसरे का पीछा करते हैं, और एक दूसरे का पीछा करने वाले पार्टिकल्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो कर्व हमें मिलता है उस कर्व को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। स्ट्रीम लाइन एक्चुअली क्या है? लिक्विड के पार्टिकल्स का रास्ता है। ठीक है, लिक्विड का जो पार्टिकल है उनका रास्ता होता है स्ट्रीम लाइन। और काइनेमैटिक्स में सिखाया गया है रास्ते के किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाएंगे तो उस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो रास्ते के किसी पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग जाता है। तो वही चीज लिखी है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रीम लाइन shows the direction of resultant velocity of liquid particle at that point। तो स्ट्रीम लाइन के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हैं तो एट दैट पॉइंट
लिक्विड पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन शो होता है। तो टेंजेंट बनाने से उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है हमें। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको दो चीजें समझाई हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या चीज है ये समझाया, और स्ट्रीमलाइन क्या चीज है ये समझाया। तो आप लोग हेडिंग डालिए हाइड्रोडायनेमिक्स, फिर साइड हेडिंग डालो कॉपी पर स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन नोट करो, फिर दूसरी साइड हेडिंग डालो स्ट्रीमलाइन, और स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन नोट करो। और ये जो मैंने बात समझाई है कि स्ट्रीमलाइन के किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाएंगे तो उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें मिलेगा। ठीक है, टेंजेंट वाला डायरेक्शन उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया है उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो ये पूरी चीज आप लोग फेयर कॉपी पे जल्दी से नोट करो, फिर आगे की बात बताता हूं। नोट दिस। ऑलराइट, थोड़ा सा और समझते हैं स्ट्रीमलाइन के बारे में। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि स्ट्रीमलाइन के किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो उस पॉइंट पर लिक्विड के पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अभी अभी जस्ट मैंने ये बात समझाई है। तो स्ट्रीम लाइन के किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट वाले डायरेक्शन में उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है। टेंजेंट वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, मतलब जिधर टेंजेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। अब सिंपल सी बात यह है कि अलग अलग पॉइंट्स पर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। और जब मैं कह रहा हूं वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड वो भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। तो जैसे एक पार्टिकल जा रहा है तो आगे वाले पॉइंट पे हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ गई हो, आगे लिक्विड थोड़ा फास्ट फ्लो हो रहा है, पीछे वाले पॉइंट पे स्पीड कम हो गई हो। तो ये पॉसिबल है कि स्ट्रीम लाइन के अलग अलग पॉइंट पर लिक्विड की पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। तो इस पॉइंट पर v1 वेलोसिटी है, दूसरे पॉइंट पर v2 वेलोसिटी है, तीसरे पॉइंट पर v3 वेलोसिटी है। तो ये पॉसिबल है कि स्ट्रीम लाइन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो। ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है अभी अभी मैंने समझाया, भूल तो नहीं गए? कई बार समझाया है, भूल कैसे सकते हो? स्ट्रीम लाइन का मतलब है लिक्विड के पार्टिकल्स का रास्ता, और रास्ते के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, तो इसमें कोई हैरानी की बात थोड़ी है। तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि स्ट्रीम लाइन के अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी हो जाए। ये पूरी तरह से संभव है, दिस इज पॉसिबल कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है, अलग अलग डायरेक्शन है। तो स्ट्रीम लाइन के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहती है। अब इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स रहती है? तो ध्यान दीजिए, जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो यहां हम एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, एक मॉलिक्यूल नहीं है जो फ्लो कर रहा है और आप उसको देख रहे हो। जैसे प्रोजेक्टाइल में हो रहा था, प्रोजेक्टाइल में हमने एक पत्थर फेंका, एक बॉल फेंका, और हमारा पूरा ध्यान एक बॉल के ऊपर था, है ना? तो प्रोजेक्टाइल वाली जो सिचुएशन है और यहां जो लिक्विड वाली सिचुएशन है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोजेक्टाइल में हम एक पार्टिकल की बात कर रहे थे, और जब लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं, और उससे भी ज्यादा, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा है एक्चुअली। तो जब लिक्विड फ्लो करेगा तो बहुत बड़ी संख्या में पार्टिकल्स वहां पे एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो जब हम लिक्विड को स्टडी कर रहे हैं तो इट्स नॉट वन पार्टिकल विच वी आर स्टडीइंग। लिक्विड के फ्लो को समझना
मतलब लिक्विड के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके बारे में बात करना। तो अभी हम किसी एक पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी पार्टिकल लिक्विड के अंदर हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हम उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं जब हम लिक्विड के फ्लो को देख रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल वाली सिचुएशन में और लिक्विड के फ्लो होने वाली सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है, काफी बड़ा फर्क है। प्रोजेक्टाइल में हमने एक बॉल को फेंका और एक बॉल की स्टडी हो रही थी, बल्कि देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल क्या पूरे के पूरे काइनेमैटिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हमने पढ़ा, वहां पर भी दो चार पार्टिकल्स, दो चार ब्लॉक, दो चार पुली, तो जितना भी हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है उस मैकेनिक्स में हम दो चार पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, ज्यादातर एक पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में, मतलब हमारा ध्यान पार्टिकल पे ऊपर होता है। तो हम पार्टिकल को देखते हैं और एक पार्टिकल है तो उसी को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसे प्रोजेक्टाइल में एक पार्टिकल किस रास्ते पे जा रहा है, कौन से पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी उसकी हो रही है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, लेकिन सारी जो बात है वो एक पार्टिकल के बारे में हो रही है। लेकिन जब लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो लिक्विड के अंदर तो बहुत भारी संख्या में पार्टिकल्स रहते हैं। तो जब हम लिक्विड के फ्लो को स्टडी करेंगे तो हम एक्चुअली बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। इट्स नॉट वन पार्टिकल विच वी आर स्टडीइंग। तो स्टडी बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हम बहुत सारे पार्टिकल को स्टडी करने जा रहे हैं। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन एक्चुअली इस डिफिकल्ट टास्क को हमने आसान कर लिया है। और आसान कैसे कर लिया है? स्ट्रीमलाइन फ्लो जब होता है तो हर पार्टिकल अपने से आगे वाले का पीछा करता है, हर एक पार्टिकल अपने से आगे वाले को कॉपी करता है। मैं एक दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, हर पार्टिकल अपने आगे वाले को कॉपी करता है। तो आप एक पार्टिकल को देख लो, बाकी सारे उसको कॉपी कर लेते हैं। तो भले ही बहुत बड़ी संख्या में यहां पे पार्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर पार्टिकल को स्टडी नहीं करना है। एक पार्टिकल को समझिए, बाकी सभी पार्टिकल वैसा ही करेंगे जैसा पहले पार्टिकल ने किया था। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब यही है कि हर पार्टिकल अपने आगे वाले को कॉपी मारता है। तो आगे वाला जिस रास्ते जाएगा, पीछे वाला उसी रास्ते जाएगा। आगे वाले की अगर स्पीड बढ़ गई तो पीछे वाला भी अपनी स्पीड बढ़ा लेगा जब वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ही ये है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो होने से हमें आसानी हो रही है। आसानी क्या हो रही है कि आप एक पार्टिकल को समझ लो, बाकी सारे पार्टिकल उसको कॉपी ही कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक पार्टिकल को ही एक्चुअली समझना है। और हमने इससे भी ज्यादा आसान काम कर दिया है। हम किसी पार्टिकल को नहीं समझेंगे, हम एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। जैसे पानी बह रहा है तो हम पार्टिकल पे ध्यान नहीं देंगे, हम एक लोकेशन पर ध्यान देंगे, हम एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। तो जब पहला पार्टिकल, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जब पहला पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरा तो उसकी वेलोसिटी v1 है। यही पार्टिकल जब इस पॉइंट पे पहुंचा, वेलोसिटी v2 हो गई। और यही पार्टिकल जब तीसरे पॉइंट पे पहुंचा, वेलोसिटी v3 हो गई। एक बार फिर से समझो, पहले वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं अभी मैं। पहला पार्टिकल जब इस पॉइंट से गुजरा, वेलोसिटी v1 है। पहला पार्टिकल जब इस पॉइंट पे आया, वेलोसिटी v2 हो गई। और जब पहला पार्टिकल यहां आया तो वेलोसिटी v3 हो गई। तो एक ही पार्टिकल है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है उसकी। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पार्टिकल जब चलेगा तो स्पीड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ये तो नेचुरल बात है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन खास बात यह है, पहला पार्टिकल जब यहां से गुजरा तो v1 वेलोसिटी से गुजरा था इस पॉइंट पर। तो जब दूसरा पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा तो वो भी उसी वेलोसिटी से गुजरेगा जिस वेलोसिटी से पहला वाला गुजरा था, क्योंकि दूसरा पार्टिकल पहले को कॉपी मार रहा है। तो पहले पार्टिकल ने इस पॉइंट को v1 वेलोसिटी से क्रॉस किया, तो जो दूसरा पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो भी इस पॉइंट को v1 वेलोसिटी से ही क्रॉस करेगा। और जब तीसरा पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचेगा
तो वो भी इस पॉइंट को v1 वेलोसिटी से ही पार करेगा। और जब चौथा पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा तो वो इस पॉइंट को v1 वेलोसिटी से ही पार करेगा। मतलब हर एक पार्टिकल इस पॉइंट को v1 वेलोसिटी से ही क्रॉस करेगा और यही पार्टिकल्स जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो v2 वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे और यही सारे पार्टिकल जब तीसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे तो v3 वेलोसिटी से गुजरेंगे। यानी जो पहले पार्टिकल ने किया है वही पीछे वाले सारे पार्टिकल कर लेंगे। पहला पार्टिकल जिस रास्ते जा रहा है पीछे वाले सारे पार्टिकल उसी रास्ते पर चलेंगे। पहले पार्टिकल ने जिस पॉइंट को जिस वेलोसिटी से क्रॉस किया पीछे के सारे पार्टिकल उसी पॉइंट को उसी वेलोसिटी से पार करेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि स्ट्रीम लाइन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहती है। कोई भी पार्टिकल जब एक पॉइंट पर आता है तो वो उसी वेलोसिटी से पार होता है जिस वेलोसिटी से उससे पहले वाले पार्टिकल ने उस पॉइंट को पार किया था। तो एक बार मैं काम की बात बोल रहा हूं। स्ट्रीम लाइन में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। आई रिपीट, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। रास्ते के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, कोई हैरानी की बात नहीं, जनरल सी बात है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन काम की बात, एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहती है। फिक्स रहती का मतलब सारे पार्टिकल जब इस पॉइंट से पार होंगे तो वो इसी वेलोसिटी से पार होंगे। चाहे पहला पार्टिकल जाए, चाहे दूसरा, चाहे पांचवा, इस पॉइंट पर v1 वेलोसिटी से गुजरेंगे सभी पार्टिकल, इस पॉइंट पर v2 वेलोसिटी से और इस पॉइंट पर v3 से। यानी एक पॉइंट पर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स के लिए सेम रहती है। तो यही चीज मैंने लिखी है, वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रीम लाइन मे बी डिफरेंट। स्ट्रीम लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। बट वॉट एवर इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी है दैट रिमेन सेम, वो सेम रहती है फॉर एवरी लिक्विड पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सभी पार्टिकल के लिए सेम रहती है। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं जब वो एक पॉइंट पे आते हैं तो वो उसी वेलोसिटी से उस पॉइंट को क्रॉस करते हैं जिस वेलोसिटी से पहले वाले ने किया था, क्योंकि सारे के सारे पहले वाले को एग्जैक्ट कॉपी मारते हैं। तो पहला वाला जिस रास्ते जाएगा सारे उसी रास्ते जाएंगे। पहले वाले ने जिस पॉइंट को जिस वेलोसिटी से क्रॉस किया पीछे के सारे उसी पॉइंट को उसी वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे। वही भेड़ चाल चलना जो मैंने बताया था, बिल्कुल जो पहले वाले ने किया वही सारे कर देते हैं। तो जिस पॉइंट से गुजरेगा पहला, पीछे के सारे उस पॉइंट से गुजरेंगे, और पहले वाले ने जिस पॉइंट को जिस वेलोसिटी से क्रॉस किया है पीछे के सारे उस पॉइंट को उसी वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे जिस वेलोसिटी से पहले ने किया। तो पहले वाले की एग्जैक्ट कॉपी, झंझट खत्म, सीधे कॉपी मार देना। तो जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते के जाएंगे पीछे वाले सारे, और पहले वाले ने जिस पॉइंट को जिस वेलोसिटी से क्रॉस किया पीछे के सारे उसी पॉइंट को उसी वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी मार देंगे पहले पार्टिकल को पीछे के सारे पार्टिकल। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि स्ट्रीम लाइन की अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगी। मतलब सारे पार्टिकल इस पॉइंट पर जब पहुंचेंगे तो उनकी v1 वेलोसिटी अपने आप हो जाएगी, और सारे पार्टिकल जब इस पॉइंट से गुजरेंगे तो v2 वेलोसिटी से गुजरेंगे, और वही सारे पार्टिकल जब इस पॉइंट से गुजरेंगे तो v3 वेलोसिटी से गुजरेंगे। whatever is the velocity at a particular point that remains same for every liquid particle through that point। एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो एवरी लिक्विड पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट के लिए सेम है। ठीक, ये तो एक बात हो गई। तो मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं जो मैंने अभी समझाया, स्ट्रीम लाइन की अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हर पार्टिकल के लिए सेम रहती है। हर पार्टिकल जब एक पॉइंट से निकलता है
तो उसी रफ्तार से निकलता है जिस रफ्तार से पहला वाला निकला था। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स के लिए सेम होती है। सभी पार्टिकल जब एक जगह से निकलते हैं तो वो उसी रफ्तार से निकलते हैं जिस रफ्तार से पहले पार्टिकल ने उस पॉइंट को पार किया है। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वेलोसिटी फिक्स रहती है। पार्टिकल चाहे कोई भी हो, जब इस लोकेशन पे आएगा तो वो इसी वेलोसिटी से पास करेगा। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है अंग्रेजी भाषा में। एक और बात, अभी अभी मैंने समझाया, स्ट्रीम लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलता है। कई बार बताया तो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, जब लिक्विड फ्लो करता है तो कोई एक मॉलिक्यूल जितनी पतली धार तो होती नहीं। मैंने जो बोला आपने सुना? क्या बोला मैंने? जब लिक्विड फ्लो करता है तो ऐसा नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल जितनी पतली धारा हो, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल जितनी पतली धार है तो वो तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी अपनी आंखों से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को तो आपकी आंखें देख नहीं पाती ना। मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, हमारी आंखों से नजर नहीं आता। तो जब लिक्विड फ्लो करता है तो कोई एक मॉलिक्यूल जितनी पतली धार नहीं होती, मोटी धार होती है। मोटी धार का मतलब क्या है कि जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के अंदर कोई अकेली स्ट्रीम लाइन नहीं होती, कई सारी स्ट्रीम लाइंस लिक्विड के अंदर होती है जब वो फ्लो करता है। देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम लाइंस। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक मॉलिक्यूल जितनी पतली धारा नहीं होती, धारा थोड़ी मोटी होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस रहती हैं जब लिक्विड फ्लो करता है। चाहे जितनी भी स्ट्रीम लाइंस लिक्विड के अंदर हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को काटें। चाहे जितनी भी स्ट्रीम लाइंस लिक्विड के अंदर भरी हो, कभी भी दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रीम लाइंस ने अगर एक दूसरे को काटा तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है, जिस पॉइंट पर स्ट्रीम लाइंस ने काटा है, इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। एक पहली स्ट्रीम लाइन पर टेंजेंट, एक दूसरी स्ट्रीम लाइन पर टेंजेंट। अगर स्ट्रीम लाइंस ने काटा तब, अगर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को कट कर देती हैं तो जिस पॉइंट पर स्ट्रीम लाइंस ने कट किया, इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट हैं तो दोनों की टेंजेंट बना सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और दो टेंजेंट ड्रॉ करना, टेंजेंट का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो अगर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को काटने लगेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर वेलोसिटी के दो डायरेक्शन दिखाई पड़ेंगे। और वेलोसिटी के दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकते हैं यार, वेलोसिटी का तो एक ही डायरेक्शन होता है एक पॉइंट पर। तो क्योंकि एक पॉइंट पर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है, दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को काटें। स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। यही चीज मैंने लिखी है, टू स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है? अगर काटेंगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर दो स्ट्रीम लाइंस काटेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम वेलोसिटी के दो डायरेक्शन कह सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी के दो डायरेक्शन होना संभव नहीं है। बिकॉज इफ दे विल, अगर स्ट्रीम लाइंस ने एक दूसरे को काटा, इफ दे विल इंटरसेक्ट, देन देयर कैन बी टू पॉसिबल डायरेक्शंस of resultant velocity at point of intersection, which is absurd. Absurd मतलब बकवास। ये बकवास बात है। रिजल्टेंट वेलोसिटी के दो पॉसिबल डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं? रिजल्टेंट वेलोसिटी का तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है एक पॉइंट पर। तो क्योंकि एक पॉइंट पर वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को काटे। तो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो मैंने दो बातें अभी स्ट्रीम लाइन के बारे में समझाई। पहली बात, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हर पार्टिकल के लिए सेम होती है। एक चीज ये समझाइए। दूसरी चीज ये समझाइए, स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब लिक्विड फ्लो करेगा तो लिक्विड के अंदर कई सारी स्ट्रीम लाइन होंगी,
लेकिन कभी भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रीमलाइन ने काटा तो जिस पॉइंट पे काटा है वहां वेलोसिटी के दो डायरेक्शन नजर आएंगे और वेलोसिटी के दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो दो बातें मैंने अभी अभी आपको समझाई हैं, आई होप कि आपने अच्छे से जरूर समझा होगा। अब आप लोग ये दोनों बातें फेयर कॉपी पे नोट कर लो, अच्छी राइटिंग में नोट करना, डायग्राम भी जरूर बनाना दोबारा से, स्ट्रीमलाइन का डायग्राम, इसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी को दिखाना है। तो फेयर कॉपी पे जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करके। ऑलराइट, अब चलिए हम लोग बात करते हैं स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या होती है। बेटे अभी अभी मैंने समझाया कि जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके अंदर कई सारी स्ट्रीमलाइन रहती हैं। अब इमेजिन करो कि जो पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो होते हुए पानी की जो सरफेस है, उस सरफेस पर आप ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस को इमेजिन करिए। तो बहते हुए पानी की जो सरफेस है, उस सरफेस पर आप ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस को इमेजिन करो, मतलब पानी की सरफेस के ऊपर ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस को बना दो। तो जब आप पानी की सरफेस पर स्ट्रीमलाइंस को बनाओगे तो आपको एक ट्यूब जैसी नजर आएगी जिसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। तो अगर हम बहते हुए लिक्विड की सरफेस पर ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस को इमेजिन करें तो हमें एक इमेजिनरी ट्यूब जैसा नजर आता है, जिस ट्यूब के अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है। इस इमेजिनरी ट्यूब को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन ट्यूब। तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब एक इमेजिनरी ट्यूब है जिसके अंदर से लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो अगर हम फ्लो होते हुए लिक्विड की सरफेस पर ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस बनाएं तो हमें एक इमेजिनरी ट्यूब जैसी मिलती है, जिस ट्यूब के अंदर से लिक्विड बहता हुआ जा रहा है। इसी इमेजिनरी ट्यूब को स्ट्रीमलाइन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, इफ वी ड्रॉ अ नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस एट द सरफेस ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड, एक फ्लो होते हुए फ्लूइड की सरफेस पर अगर हम ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस ड्रॉ कर दें, ड्रॉ करते मतलब इमेजिन कर लें, we get an imaginary tube through which the liquid is flowing। तो हमें एक इमेजिनरी ट्यूब जैसा नजर आएगा जिसके अंदर से लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो एक ट्यूब जैसा आपको फील होगा ये, और इसी इमेजिनरी ट्यूब को इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन ट्यूब। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, पानी फ्लो कर रहा है और उसकी सरफेस पर हम ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस बना रहे हैं। तो एक स्ट्रीमलाइन सपोज करो ये है, ये एक और स्ट्रीमलाइन हमने बना दी, ये एक और बना दी, दिस इज वन मोर। ऐसी ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस हमने बहते हुए पानी की सरफेस पे बना दी। तो ये जो ढेर सारी स्ट्रीमलाइंस हैं, ये मिलकर एक ट्यूब जैसी नजर आएगी, और ये जो स्ट्रीमलाइंस हमने बनाई है ये बहते हुए पानी की सरफेस पर बनाई है। तो ये जो इमेजिनरी ट्यूब है इसी को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन ट्यूब। ये जो इमेजिनरी ट्यूब है इसी को हम स्ट्रीमलाइन ट्यूब कहते हैं। और बच्चों अभी अभी मैंने समझाया कि जब लिक्विड फ्लो करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो जब होता है, तो हर पार्टिकल अपने आगे वाले को फॉलो करता है, यानी पार्टिकल एक दूसरे का पीछा करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर पार्टिकल अपनी स्ट्रीमलाइन को फॉलो करता है, स्ट्रीमलाइन को तोड़ता नहीं है ना। तो देखो, क्योंकि हर पार्टिकल अपनी अपनी स्ट्रीमलाइन में रहता है, अपनी स्ट्रीमलाइन को तोड़ता नहीं है पार्टिकल, तो ये जो ट्यूब है जिसको हमने अभी अभी स्ट्रीमलाइन ट्यूब का नाम दिया है, ये ट्यूब एक्चुअली इमेजिनरी ट्यूब है, लेकिन ये काम बिल्कुल असली ट्यूब का करती है। जैसे असली ट्यूब में जब पानी फ्लो करता है तो पानी ट्यूब के बाहर तो नहीं आ जाएगा जब तक ट्यूब कहीं से फटी ना हो। तो रियल जो ट्यूब होती है उसमें से पानी बाहर नहीं आ सकता। वैसे ही स्ट्रीमलाइन ट्यूब में जब पानी फ्लो करता है तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब से पानी बाहर कभी नहीं आ सकता।
भले ही वो इमेजिनरी है लेकिन पानी उसके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि स्ट्रीमलाइन ट्यूब के बाहर पानी अगर आया इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ने अपनी स्ट्रीमलाइन को तोड़ा, और लिक्विड के पार्टिकल्स तो अपनी स्ट्रीमलाइन तोड़ते नहीं, हर पार्टिकल अपनी अपनी स्ट्रीमलाइन को फॉलो करता है ना। तो अगर हर पार्टिकल अपनी स्ट्रीमलाइन फॉलो करता है, कोई भी पार्टिकल स्ट्रीमलाइन तोड़ेगा नहीं, तो यानी ये जो स्ट्रीमलाइन ट्यूब है इसके बाहर लिक्विड निकलेगा नहीं, जैसे कि कोई रियल ट्यूब में होता है। तो जैसे रियल ट्यूब के बाहर लिक्विड कभी नहीं निकल सकता, उसी तरह स्ट्रीमलाइन ट्यूब भले ही इमेजिनरी ट्यूब है लेकिन इसके बाहर लिक्विड नहीं निकल पाता है। तो बिकॉज ऑल लिक्विड पार्टिकल्स फॉलो देयर स्ट्रीमलाइंस, लिक्विड के सभी पार्टिकल अपनी स्ट्रीमलाइन को फॉलो करते हैं, therefore liquid can never come out of a streamline tube। स्ट्रीमलाइन ट्यूब के बाहर लिक्विड कभी नहीं निकल पाएगा, एज इफ इट इज अ रियल ट्यूब, जैसे कि वो कोई रियल ट्यूब हो, है इमेजिनरी लेकिन काम बिल्कुल रियल ट्यूब का करती है। शॉर्टकट में बात बताऊं आपको, स्ट्रीमलाइन ट्यूब मैंने समझा तो दिया है, आप समझ लो रियल ट्यूब है, रियल ट्यूब में पानी फ्लो कर रहा है। तो ये जो स्ट्रीमलाइन ट्यूब है ये बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, आप इसको एक रियल ट्यूब की तरह मानिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्ट्रीमलाइन ट्यूब इमेजिनरी है लेकिन इट इज लाइक अ रियल ट्यूब। रियल ट्यूब में से भी लिक्विड कभी बाहर नहीं आएगा, स्ट्रीमलाइन ट्यूब में से भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा। क्यों बाहर नहीं आएगा? क्योंकि लिक्विड का बाहर आना मतलब किसी पार्टिकल ने स्ट्रीमलाइन को तोड़ा, और पार्टिकल्स तो स्ट्रीमलाइन तोड़ेंगे नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। तो आई होप कि आपको जो मैंने स्ट्रीमलाइन ट्यूब बताया आप समझ गए होंगे। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में नोट कर लो, अच्छा सा डायग्राम बना लो स्ट्रीमलाइन ट्यूब का। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।